हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 प्लानिंग की रिवीजन। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी हम हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, हर कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स को देखेंगे और उन कीवर्ड्स को याद करने के लिए अलग अलग न्यूमोनिक्स भी देखेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग एक वो चीज होती है जिसमें हम अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ सोच रहे होते हैं कि कौन सी चीज करनी है, क्या करनी है, कब करनी है, किससे करानी है, कैसे करनी है, ये सारी चीजें। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मेरे को उसकी तैयारी करनी है, कब कब पढ़ना है, कितनी देर के लिए पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं ताकि इतने मार्क्स ला सकूं, मार्क्स लाने के बाद मेरे को इस कॉलेज में जाना है। तो ये सारी आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। तो प्लानिंग में यही सारी चीजें आती हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय हुम इट इज टू बी डन, किससे करवाना है। तो ये सारे क्वेश्चन जो फ्यूचर के होते हैं, इसी सारे को हम डिसाइड करते हैं अभी, उसे कहते हैं प्लानिंग। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप होता है उसे कैसे कवर करना है, उसे प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस टू अचीव देम and then selecting the best possible alternative from different actions। तो ये था प्लानिंग का मतलब। तो चलिए आगे चल के अब देखते हैं इसके फीचर्स। फर्स्ट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गोल, कि हमें क्या गोल अचीव करना है। आप सबसे पहले गोल सेट करते हो ना कि आपको फ्यूचर में ये गोल अचीव करना है, आपका ये ऑब्जेक्टिव है। उसके हिसाब से आप अपनी पूरी प्लानिंग करते हो कि आपको फ्यूचर में इतने मार्क्स लेकर आने हैं, इतने मार्क्स लाने के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा। तो आपने पहले क्या डिसाइड किया कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, आपने अपना गोल डिसाइड किया, उसके बाद आपने उसे अचीव करने के लिए काम शुरू किया। उसके बाद प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, तो उसमें सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक आप आगे का काम कैसे करोगे। आप सबसे पहले प्लान करोगे ना कि आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और ऐसे ऐसे अचीव करना है, तभी तो आप आगे के सारे काम कर पाओगे। तो प्लानिंग है सबसे फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक अदर फंक्शन नहीं हो पाएंगे। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। उसके बाद आता है परवेजिव। परवेजिव का मतलब जैसे हमने पहले भी देखा था, जो हर जगह चले, जो हर जगह जरूरत होती है, चाहे आपका टॉप लेवल हो, चाहे आपका लोअर लेवल हो, चाहे आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह प्लानिंग चाहिए ही चाहिए। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अभी हमने देखा था ना कि हमें कहाँ पहुंचना है, हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि फ्यूचर में हमें ये करना है, फ्यूचर में हमें ये गोल अचीव करना है। जैसे आप अपने मार्क्स का सोच रहे हो कि आपको फ्यूचर में इतने मार्क्स लेकर आने हैं, तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो ना। प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है कि फ्यूचर में तो हम अपना गोल अचीव कर सके, तभी हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड और प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। फ्यूचर के बारे में सोचना। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रिडिक्शन एंड एजम्पशन फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए कि ये एज्यूम करके चलते हैं, ऐसे ऐसे होगा तो हमें ये अचीव करना है। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस, प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। After making plans, also planners keep making changes in the plans according to the requirements of the company। अब ऐसा नहीं होता कि आपने प्लानिंग करके छोड़ दिया और अपने काम शुरू कर दिया। प्लानिंग हमेशा चलती रहेगी। जैसे कि अभी आप अपने मार्क्स का सोच रहे हो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में इतने मार्क्स लाने हैं, तो आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो। उसके बाद फिर आप अपने कॉलेज का सोचोगे, फिर कॉलेज की पढ़ाई का सोचोगे, फिर कॉलेज में मार्क्स का सोचोगे,
फिर अपनी जॉब का सोचोगे, फिर जॉब के बाद आगे शादी का सोचोगे। तो प्लानिंग तो चलती ही रहेगी, कभी किसी चीज की तो कभी किसी चीज की। और दूसरी चीज, जब आपने सोच लिया कि आपको इतने मार्क्स लेकर आने हैं, आप दिन में इतना इतना बढ़ोगे, तो इतना इतना पढ़ने के लिए आपको इतने इतने टाइम के लिए फ्री रहना पड़ेगा। 5 घंटे आपने ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप दूसरे सब्जेक्ट को नहीं दे सकते। लेकिन कल को आपको लगा कि आपको 5 घंटे में ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, अब दूसरे सब्जेक्ट को मेरे को ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो आप अपनी प्लानिंग में चेंजेस भी करोगे। तो प्लानिंग चलती ही रहेगी, प्लानिंग कभी रुकती नहीं है। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे? अभी आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट है, तो आप डिसाइड करते हो कि इतने घंटे मेरे को इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, इतने घंटे मेरे को दूसरे सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, इतने घंटे मेरे को अकाउंट्स की रिवीजन करनी है, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इतने घंटे मेरे को बिजनेस स्टडीज की रिवीजन करनी है, इतने घंटे मेरे को वीडियोस देखनी है, और उसके बाद इतने घंटे के लिए मेरे को केस स्टडी करनी है। तो आप डिसाइड कर रहे होते हो, पूरे डिसीजंस ले रहे होते हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी देर मेरे को देनी है, किसके लिए वीडियोस देखनी है, किसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किसके लिए कौन सी बुक रेफर करनी है। तो आप डिसीजंस ले रहे होते हो। अब कहीं घूमने भी जाते हो तो डिसाइड करते हो ना, 2-3 ऑप्शन है, 2-3 रेस्टोरेंट है कि इसको में खाएं या उसमें खाएं, बर्गर खाएं या फिर पिज्जा खाएं। तो वो डिसाइड कर रहे होते हैं ना। तो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग करनी होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज होते हैं, उसमें से आपको अपने लिए बेस्ट चूज करके उस पर काम करना होता है। और लास्ट आता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज कैसे? अब आपने डिसीजन लिए कि आपको ये चीजें डिसाइड करी कि ये करना है, इस चीज को इतना टाइम देना है, तो आप दिमाग में सोच के तो कर रहे हो, दिमाग में ही तो सोच रहे हो, मेंटली तो सोच रहे हो कि आपको इस सब्जेक्ट को इतने घंटे देने हैं, इस सब्जेक्ट के ऐसे रिवीजन करनी है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, इसकी वीडियोस देखनी है। तो मेंटल थिंकिंग होती है। तो डिसाइड करने के लिए पूरी मेंटल थिंकिंग होती है, इसलिए कहते हैं प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ये थे सारे प्लानिंग के फीचर्स, और इन सारे प्लानिंग के फीचर्स के कीवर्ड्स को याद करने के लिए हम देखेंगे न्यूमोनिक, जो कि निकला है हमारी सीरीज एक जिद के अंदर से। अरे काम करते हैं ना, हमने ऐप से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में एक सस्ती सी ऐप बनवा लेते हैं, उससे हमारा खर्चा भी कम होगा, और फिर इसे फ्री में या फिर डिस्काउंट में लॉन्च कर देंगे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सके। Bro, make free and discounted app carefully. तो यहाँ पर इन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, मतलब यहाँ पर बात हो रही है फीचर्स ऑफ प्लानिंग की, और उस पर अमन बोलता है कि मेक फ्री एंड डिस्काउंटेड ऐप केयरफुली, जो कि हुआ इसका न्यूमोनिक, जिसमें एम से हुआ मेंटल एक्सरसाइज, एफ से हुआ फ्यूचरिस्टिक, डी से डिसीजन मेकिंग, ए से अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, पी से प्राइमरी फंक्शन, दूसरे पी से परवेजिव, और सी से कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही और मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई याद रखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। अब आता है प्लानिंग प्रोसेस। पूरी प्लानिंग करने का क्या प्रोसेस होता है? तो प्लानिंग प्रोसेस में ये 7 पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को एज इट इज ही याद करना है। कोई सा भी पॉइंट प्रोसेस में कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकता, एक के बाद दूसरा ही होगा, दूसरा कभी पहले नहीं आ सकता। तो ये आपको एज इट इज ही याद करने हैं। टेंशन मत लो, याद आपको हम करा देंगे अपने न्यूमोनिक्स के थ्रू। तो अभी के लिए सिर्फ हम ध्यान देते हैं समझने पे इन्हें। फर्स्ट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब अभी हमने देखा था ना कि प्लानिंग हमने स्टार्ट ही एक ऑब्जेक्टिव से करी थी कि हमने फ्यूचर में अपने क्या गोल अचीव करना है, हमारा फ्यूचर में क्या ऑब्जेक्टिव है, उसी से हमारी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी। तो प्लानिंग का प्रोसेस में सबसे पहले आता है कि फ्यूचर का हमारा गोल क्या है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि इस केस में हमें सेल बढ़ानी है अपनी 35% से, तो हमारा गोल हो गया इंक्रीज योर सेल बाय 35%। अब उसके लिए हम करेंगे डेवलपिंग प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशंस, उसके लिए कि क्या क्या फ्यूचर में एजम्पशंस होने वाली हैं। फ्यूचर अनसर्टेन होता है ना, तो फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने अपना गोल सेट किया कि हमें अपने फ्यूचर में 35% सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें बेचना पड़ेगा। बेचे के किसको? कस्टमर को। कस्टमर को हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि फ्यूचर में कस्टमर को क्या क्या उसकी डिमांड हो सकती है, फ्यूचर में क्या ट्रेंड चल रहा होगा, फ्यूचर में कौन सा सीजन होगा, विंटर होगी या समर होगी, उस हिसाब से अपने अपने प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे। तो हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसिस। उसके बाद हो गया आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब हमें अपनी सेल्स बढ़ाने तो किस तरीके से बढ़ाएं। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है वेज, कि किस किस तरीके से हम अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, किस किस तरीके से हम अपने
गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे तरीके सोचने हैं कि हम किस तरीके से अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। डिस्काउंट देकर बढ़ा सकते हैं, या फिर बाय वन गेट वन सेल्स लेकर बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई कूपन या वाउचर देकर बढ़ा सकते हैं। तो सारे के सारे हमें तरीके सोचने हैं कि किस किस तरीके से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर आपने तरीके सोचे और आपको 15 तरीके समझ आए कि इन 15 तरीके से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। लेकिन 15 के 15 तरीके तो लगाओगे नहीं, उसको आप सबसे बेस्ट सोचोगे कि कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं अपना गोल अचीव कर सकूं। उसके लिए आप सारे के सारे वेज को इवेल्युएट करोगे। तो अगला स्टेप आ जाता है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। आप अपने सारे वेज को इवेल्युएट करोगे कि कौन सा सबसे बेस्ट है। इवेल्युएट कैसे करा जाएगा? सारे के सारे वेज के बारे में देखा जाएगा कि नेगेटिविटी किसमें सबसे कम है और पॉजिटिविटी किसमें सबसे ज्यादा है। नेगेटिविटी सब में ही होती है, पॉजिटिविटी भी सब में ही होती है। तो कौन सा बेस्ट वे है कि जिसमें नेगेटिव कम हो और पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हो, उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव कोर्स, आपने इवेल्युएट कर लिया, उसमें से सबसे बेस्ट कोर्स को आप चूज करोगे। वो एक भी हो सकते हैं या फिर दो के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। जितने भी आपने एक या दो, जितने भी आपने कोर्सेज सेलेक्ट करे, जितने भी वेज सेलेक्ट करे, उनको फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करोगे, सबको बताओगे कि हमने इतनी सेल्स अचीव करनी है तो हम इस तरीके से करने वाले हैं। अब इस तरीके पे आप सबको काम करना है। अब सबको काम करना है, आपने बता दिया, इम्प्लीमेंट करा दिया। अब सब एक्चुअल में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जैसे आपने सोचा था उसी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको चेक करेंगे। तो उसका स्टेप हो गया लास्ट, फॉलो अप। फॉलो अप में हम सिंपली ये चेक करते हैं कि जो हमने अपने वेज सेलेक्ट करे थे, जो हमने अपने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन सेलेक्ट करे थे काम करने के, एक्चुअल में उसी तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीजें चेक करी जाती हैं। तो ये था प्लानिंग का प्रोसेस पूरा। अब इन 7 के 7 स्टेप्स को एज इट इज याद करने के लिए देखते हैं एक न्यूमोनिक, ताकि इजीली आप अपने एग्जाम में लिख सको। लेकिन वो भूल गया तू कि तेरी वजह से 1 घंटा वेस्ट हो गया था, क्योंकि उस दिन स्कूटी तूने चलानी थी। हाँ तो यार मैंने उस टाइम सीखी ही थी और रोड पर गड्ढे भी बहुत थे। हाँ तो फिर भी 10 किलोमीटर के लिए कौन लेता है 1 घंटा? स्लो ड्राइविंग इज इजी एंड सेफ, आई फॉलो। तो यहाँ पर मनीष ने स्कूटी चलानी सीखी ही थी, इसलिए वो पूरी प्लानिंग के साथ धीरे धीरे चला रहा था। मतलब यहाँ पर बात हो रही है प्लानिंग प्रोसेस की, और इसका निमोनिक हुआ स्लो ड्राइविंग इज इजी एंड सेफ, आई फॉलो। जिसमें एस से हुआ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डी से डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई से आइडेंटिफाइंग, ई से इवेल्युएटिंग, एस से सेलेक्टिंग, आई से इम्प्लीमेंटिंग और फॉलो के एफ से फॉलो अप। ऐसे ही और मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई याद रखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसके बाद आता है व्हाई प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। प्लानिंग करना इतना जरूरी क्यों है? हम क्यों हर टाइम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि पढ़ाई करनी है तब भी प्लानिंग कर रहे हैं, घूमने जाना है तब भी प्लानिंग कर रहे हैं, किसी की शादी है तब भी प्लानिंग हो रही है, कोई बिजनेस करना है तब भी प्लानिंग हो रही है। क्यों है इतनी जरूरी प्लानिंग? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन कैसे? प्लानिंग में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि हमें हमारा गोल ये है, फ्यूचर में हमें ये गोल अचीव करना है। उसके बाद उसके सारे के सारे तरीके देखते हैं कि इस तरीके से हमने वहां पर जाना है। अब हमें रोड पता है ना कि वहां जाने की ये रोड है, तो हम इस रोड पर ही चलते हैं। तो इसलिए प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। पहले से ही पता होता है कि किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है, कैसे करना है। उसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे होते हैं? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो हम पहले से सोचते हैं प्लानिंग में कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो हमें इस हिसाब से प्लानिंग करना है। अनसर्टेनिटी हो तो कुछ भी सकती है, लेकिन हम प्लानिंग करने से अपनी अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोरसी द future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experiences and scanning of business environment. अपने past experience के बारे में सोचकर और business environment को scan करके अपने future को देखते हैं और उसके हिसाब से uncertainties के risk को कम से कम कर सकते हैं। Planning reduces overlapping and wasteful activities. Overlapping मतलब एक काम 2 बार हो जाना, और wasteful activities मतलब काम तो होना लेकिन कुछ रिजल्ट ना आना। अब हम प्लानिंग में पहले डिसाइड कर लेते हैं ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom टू डू, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। तो हम बाय whom टू डू हो जाता है
एक बंदे को पता होता है उसे क्या करना है। अब जब एक बंदे को पता है तो दो बंदे वो काम नहीं करेंगे, तो इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होगी। और हाउ टू डू है, सबको पता है कि कैसे करना है, तो इसलिए वेस्टफुल एक्टिविटी भी नहीं होगी, कोई रिसोर्स वेस्ट वगैरह नहीं होंगे। उसके बाद आता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग प्रोसेस में हमने देखा था ना कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को देख रहे होते हैं कि किस किस तरीके से हम अपने गोल को अचीव करते हैं। तो उन सारे के सारे तरीकों के बारे में सोचना, सोच सोच के अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, अलग अलग तरीके सोचे जाएंगे, तो उसमें नए नए तरीके आते हैं। मैनेजर्स बहुत क्रिएटिवली सोचते हैं कि हम अपने गोल्स को किस किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है कि अलग अलग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उसमें से कौन सा बेस्ट वे है अपने गोल को अचीव करने का, जिसमें रिसोर्सेज कम से कम लगे और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। उसके बाद आता है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड मतलब होता है बेस, कि ये गोल का बेस ये हो गया। अभी हमने बेस सेलेक्ट कर लिया था कि 35% हमें सेल्स बढ़ानी है, तो एक्चुअल में कितनी बढ़ी, 30% बढ़ी या फिर उससे ज्यादा बढ़ गई 40%। और कंट्रोलिंग का मीन्स होता है कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। तो हमने पहले से स्टैंडर्ड सेट करके रखा था, तभी तो हम उसके साथ कंपेयर कर पाए कि एक्चुअल में कितना हुआ, हमारे बेस से ज्यादा हुआ या कम हुआ। अब इसके बाद लास्ट आता है इस चैप्टर में लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग मतलब क्या क्या कमियां होती हैं प्लानिंग में। फर्स्ट आता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब स्थिरता, स्टिलनेस। अब मान लो मैंने प्लान कर लिया कि मेरे को 3 महीने बाद घूमने जाना है बाली, और मैंने उसकी सारी बुकिंग्स भी करा ली अभी से और उसकी सारी टिकट्स भी करा ली, लेकिन 3 महीने बाद देखा तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उसका मौसम सही नहीं है, तो मैं वहाँ जा ही नहीं सकता, और जाता भी हूँ तो एक जगह पे बैठा रहूंगा, कहीं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, घूम नहीं पाऊंगा। अब प्लानिंग मैंने कर ली लेकिन उस टाइम पे सही से एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। अब अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती कि मैं डिसाइड 3 महीने बाद मेरे को घूमने तो जाना है, लेकिन मैं डिसाइड उसी टाइम करूंगा, टिकट्स वगैरह बुकिंग उसी टाइम कराऊंगा कि जहाँ पर जगह ठीक होगी, सिचुएशन ठीक होगी, उसी टाइम बुकिंग्स कराऊंगा और उसी टाइम चला जाऊंगा, तो मेरे लिए आसान रहता है और मेरे रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। उसके बाद आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब कि चेंज होता रहता है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। मान लो मैंने प्लानिंग करी थी कि फ्यूचर में ये चेंजेस आएंगे, तो इसके बेसिस पर मैं अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, और उसकी मैंने प्रोडक्ट बनाने की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन फ्यूचर में वो चेंजेस आए ही नहीं, उस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं कर पाया और मेरी सारी की सारी तैयारी खराब हो गई। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक एज देयर आर चेंजेस कॉन्टिन्यूसली टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्सेट्रा। हर एनवायरनमेंट में चेंज होते रहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस, और अगर ये चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली रहे तो प्लान हमारा फेल हो सकता है। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कैसे? अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारी की सारी प्लानिंग कर रहा होता है, वो मिडिल लेवल, लोअर लेवल से ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं करता, उनसे ज्यादा पूछता ही नहीं। तो जिनको एक्चुअल में काम करना है उनसे पूछा ही नहीं जाता है कि किस तरीके से काम करा जा सकता है, किस तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, तो इस वजह से क्रिएटिविटी कम हो जाती है। अब मिडिल लेवल और लोअर लेवल प्लान को तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, उनको तो जैसे के जैसे प्लान मिला है उन्हें वैसे का वैसा काम करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब फ्यूचर के बारे में इतना सोचा जाता है, इतने सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, इतने सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन सोचे जाते हैं, उनका तरीका सोचा जाता है कि कौन सा बेस्ट रहेगा, इवैल्यूएशन करा जाता है, तो उसके लिए प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट हायर करे जाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करा जाता है, तो सबकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो उन प्रोफेशनल्स को सैलरी देना, उन सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। Along with the salary of these experts, the company has to spend a lot of time and money to collect accurate facts and figures, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है, तो उन सारे के सारे इवेल्युएशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसके बाद आता है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब हमने प्लानिंग प्रोसेस में देखा था इतनी सारी चीज़ें करनी होती है, पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो, उसके बाद प्रीमाइसेस सेट करो, फिर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज सोचो, उसको इवैल्यूएट करो, इतने सारे वेज को इवैल्यूएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और प्लानिंग में ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि एग्जीक्यूशन में कोई काम करता ही नहीं है ज़्यादा।
अब बच्चे भी अपना टाइम टेबल तो बहुत अच्छे से बनाते हैं कि हम इतने घंटे ये पढ़ेंगे, इतने दिन ये पढ़ेंगे, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो एग्जीक्यूशन में कोई ज़्यादा पढ़ाई होती ही नहीं है, एक्चुअल में टाइम टेबल फॉलो करते ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है प्लानिंग पे कम टाइम दो और एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि एग्जीक्यूट करने पर ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब हमने इतनी प्लानिंग करी, इतने सारे ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन देखे, उनको इवेल्युएट करा, अलग अलग वे से बेस्ट वे को सेलेक्ट करा, लेकिन सारी चीजों को अच्छे से करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। समटाइम्स मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी that plans have worked successfully in past, so these will be working in future also. Past में काम कर गया तो जरूरी नहीं है फ्यूचर में सेम प्लान काम करेगा। तो अब लास्ट में हम देखने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को याद रखने के निमोनिक, ताकि कीवर्ड्स याद रहें और हमें एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। यार ये जो प्लानिंग करना पड़ते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है? और मुझे तो कभी प्लानिंग की गारंटी लगी ही नहीं कि ये सही होगी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे तुझे याद नहीं, 12th क्लास में एक बार हम तीनों ने बैठकर प्लानिंग करी थी कि मैथ्स अच्छी करनी है अपनी, RD शर्मा रट डालेंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, और अगले ही दिन होमवर्क के टाइम पर साथ बैठकर गेम खेला करते थे। और ये महाशय तो एक दिन गेम खेलने के चक्कर में ट्यूशन में RD शर्मा की बुक लाने के बजाय HTC को गेम सेट ही उठा लाए थे। तो यहाँ पर मनीष को प्लानिंग की गारंटी नहीं लग रही कि ये सही से होगी या नहीं होगी। मतलब यहाँ पर बात हो रही है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की, और इसका निमोनिक हुआ RD शर्मा की बुक की जगह HTC का गेम सेट, जिसमें R से हुआ रिजिडिटी, D से डायनेमिक इन्वायरमेंट, H से हुआ ह्यूज कॉस्ट, T से टाइम कंज्यूमिंग, C से क्रिएटिविटी और G से गारंटी। ऐसे ही और मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई याद रखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लानिंग चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो सब कुछ, और सारे के सारे कीवर्ड्स भी याद हो गए हों। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आगे चल के बाकी के सारे चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस आने वाली है, जिसमें आपको अच्छे से समझ आएगा और सारे के सारे कीवर्ड्स भी आपको इजीली याद हो जाएंगे।